everyone, welcome back to MB Classes Label on HRM. Today we will discuss on grievance and discipline. This is the critical topic under Unit 5 Industry Relation Trade Union Code 55 syllabus. Today we will explore two sides of same coin in managing human resources. First one is the grievance, then how employee express their satisfaction, then other side is the discipline. How organization maintain order and handle employee misconduct. By this end of session, you will have a solid understanding about the concept, procedure and principle governing both grievance as well as disciplinary action. This is the vital for maintaining industrial peace and harmony. We will cover each and everything of grievance as well as disciplinary action. Then what is the grievance? Grievance, let's start with the concept. It is more than just a grumble. A grievance is a formal complaint raised by the employee, stemmed from the feeling of injustice, dissatisfaction regarding their employment and satisfaction. ये क्या है? एक ऐसी फीलिंग है, उसे ऐसा लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है या फिर मेरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिससेटिस्फेक्शन उसे फील होता है. देन इज कॉल्ड द ग्रीवियंस. एंड ग्रीवियंस, हम डिससेटिस्फेक्शन एंड कंप्लेन एंड ग्रीवियंस तीनों अपने आप में अलग है. डिससेटिस्फेक्शन इट मीन्स अनवॉइस फीलिंग, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है लेकिन आपने अभी किसी से कहा नहीं है, वो ग्रीवियंस नहीं होता. जब आपको अंदर में डिससेटिस्फेक्शन अनहैप्पी फील हो रहा है उस वर्किंग एनवायरनमेंट में, इज कॉल्ड द डिससेटिस्फेक्शन. कंप्लेन, जब अपना डिससेटिस्फेक्शन आप अपने सुपरवाइजर से शेयर करते हो इनफॉर्मली वे में, नॉट अ रिटेन फॉर्मेट. ठीक है, वो हो गया आपका कंप्लेन. ग्रीवियंस व्हेन कंप्लेन इज फॉर्मली प्रेजेंट, जब आप अपनी कंप्लेन को रिटेन फॉर्म में लिखते हैं मैनेजमेंट और यूनियन को, देन इज कॉल्ड द ग्रीवियंस. तो वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रीवियंस क्या होगा? वेज पेमेंट, ओवर टाइम, लीव, प्रमोशन, ट्रांसफर, वर्किंग कंडीशन एंड विक्टिमाइजेशन. ये हो गया हमारा वैलिड. अगर इनके ऊपर आपका ग्रीवियंस हो रहा है तो ये वैलिड है, तो वो ग्रीवियंस कहलाएगा. इनवैलिड ग्राउंड होगा कि आप बस न्यू वेजेस के लिए डिमांड कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि ये तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मैटर है, कोई ग्रीवियंस प्रोसीजर का नहीं है. आपको नया वेजेस चाहिए, आपको पता है मार्केट में आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है इसलिए आप हाई डिमांड वेजेस का कर रहे हो, ये हमारा ग्रीवियंस नहीं कहला. देन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीवियंस फॉर्मल नेचर है, क्योंकि ये क्या एक फॉर्मेट में होता है, इसके लिए एक डिफाइंड प्रोसेस है, स्पेसिफिक डिफाइंड प्रोसेस है और ये हमेशा रिटन फॉर्म में हम शो करते हैं. देन सेकंड है परसीव नॉन फुलफिलमेंट. जब ये होता कब है, इसका नेचर क्या है कि ये तो है जब आपकी कोई नीड या आपकी कोई फीलिंग जो आपसे प्रॉमिस की गई है वो फुलफिल नहीं हो, देन इट्स कॉल्ड द ग्रीवियंस. मतलब ये इसका नेचर, तो ये ग्रीवियंस का परसीव कोई नॉन फुलफिलमेंट नीड है जब है. देन सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम, आप देखते हो कि कोई ना कोई ग्रीवियंस का एक सिम्टम्स है डीपर प्रॉब्लम का. फॉर एग्जांपल जैसे फीवर है तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, ऐसे ये क्या है एक प्रॉब्लम का एक सिम्टम्स है. अगर आप इसे सॉल्व नहीं करोगे ये डीपर मैनेजेबल प्रॉब्लम बन जाएगी. देन स्पेसिफिक वर्सेस जनरल. ए ग्रीवियंस इज यूजुअली अबाउट द स्पेसिफिक इशू. हमेशा ये स्पेसिफिक इशू होती है कि इंडिविजुअल और ग्रुप पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ना कि जनरल कंप्लेंट नहीं होती. जनरल कंप्लेंट हो गया एवरीथिंग इज रॉन्ग, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी जब भी आप ग्रीवियंस होगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ रिड्यूरेशन, कहीं ना कहीं वर्कर को एक्सपेक्टेशन रहती है कि एम्प्लॉय ने जो ग्रीवियंस जो शिकायतें हम दे रहे हैं आपको, वो आप हमारी सॉल्व करिए और उन प्रॉब्लम को फिक्स करिए. देन कम टू द फॉर्म ऑफ ग्रीवियंस, जो कि हमारे एग्जाम में आया जिनसे 2006 में दिए थे. फर्स्ट वन इज द फैक्चुअल ग्रीवियंस. ये क्या होता है? फैक्ट के बेसिस पे होता है. माई ओवर टाइम वाज नॉट पेड फॉर लास्ट संडे, मतलब जो एक्चुअल में है कि उसको उसने ओटी किया उसको पैसा नहीं मिला. ठीक है, ये हम इजी सॉल्व कर देते हैं बाई चेकिंग द रिकॉर्ड. देन इमेजिनरी ग्रीवियंस बेस्ड ऑन रॉन्ग परसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन. जब ये कब होता है? जब एक्चुअल में नहीं होता लेकिन आपके माइंड में, आपकी साइकोलॉजिकल है. ठीक है, बॉस उनको ऐसा लगता है कि बॉस मुझे लाइक नहीं करता इसलिए मुझे बार बार नाइट शिफ्ट देता है. ठीक है, तो ये होता है हमारा इमेजिनरी. तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है क्योंकि फैक्ट तो ऐसा कुछ है नहीं, ये ग्रीवियंस नहीं है. देन डिस्गाइज ग्रीवियंस, ये बहुत ट्रेजिटिकल ग्रीवियंस है, हिडन है. वर्कर कंप्लेन अबाउट वन थिंग, कैंटीन फूड इज बैड, बट एक्चुअली एंग्री अबाउट द समथिंग एल्स. हिडन क्या है कि मतलब मैं सपोज मैं डिससेटिस्फाइड हूँ अपनी कंपनी के प्रमोशन से, लेकिन मैं कैसे टॉपिक पे बात करूंगी? सेफ टॉपिक पे. फॉर एग्जाम्पल खाना अच्छा नहीं मिलता, यहाँ का इन्वायरमेंट खराब है. ठीक है, लेकिन ये होगा डिस्गाइज, मतलब मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो मेरा प्रमोशन और इंक्रीमेंट है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेफ टॉपिक. मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज द रियल कॉज इज हिडन. देन दिस इज फैक्चुअल is the based on reality, fact, wage not paid, corrective action, imaginary, perception, humor, boss hate me, communication and counsel, disguise, hidden psychological need, complain about food when angry about प्रमोशन. तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है? रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है.
देन इफेक्ट ऑफ ग्रीवियंस, अगर ग्रीवियंस होगा तो क्या क्या इफेक्ट होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। फर्स्ट वन इज द नेगेटिव इम्पैक्ट। अनरिजॉल्व ग्रीवियंस क्या है, एक टर्मिट की तरह, एक दीमक की तरह, ठीक है, वो धीरे 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 आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, फाउंडेशन को खा जाएगा। तो ये क्या है, तभी कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी ग्रीवियंस को सॉल्व करिए। लो मोरल एंड मोटिवेशन, जब इंप्लॉय को ऐसा लगेगा कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, ये इफेक्ट आएगा। देन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिकली जब इंप्लॉय हैप्पी नहीं होंगे, लेस इफिशिएंट हो जाएंगे, इनकी एब्सेंट, वो क्या करेंगे, वहां से इंप्लॉय ट्राई टू स्कीप अनप्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट, वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। देन इनडिसिप्लिन, फ्रस्ट्रेशन होगा तो इंप्लॉय क्या करेंगे, रूल ब्रेक करेंगे, और इसी के बेसिस पे क्या हो जाएगा, अब इंडिविजुअल ग्रीवियंस कैन स्नोफॉल इनटू कलेक्टिव डिस्प्यूट जस्ट लाइक अ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो ये फैक्ट है, अगर ग्रीवियंस रहेगा तो ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगी। देन कम टू द बेनिफिट ऑफ ग्रीवियंस प्रोसीजर। बेनिफिट क्या है, अगर आपकी कंपनी में ग्रीवियंस प्रोसीजर है तो एक सेफ्टी बल्ब की तरह काम करता है। फॉर्मल ग्रीवियंस प्रोसीजर एक्ट एज ए सेफ्टी बल्ब। ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, यस आप अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करिए कंट्रोल मैनर में, जिससे कि वो मेजर कंफ्लिक्ट बनने से पहले ही एक्सप्लोड हो जाए। देन अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक स्ट्रक्चर चैनल है प्रोसीजर का, जिसे हम मैनेजमेंट को, अपनी इंप्लॉयर, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। फेयरनेस एंड जस्टिस होनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए हर एम्प्लॉई treated just like a fair and complaint here judge impartially, पार्सलिटी नहीं होनी चाहिए इसमें, जैसे कि उनका फेस सिस्टम बूस्ट होगा। प्रिवेंट माइनर इश्यू फ्रॉम स्केलेटिंग, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जितना हो सके उतनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए लोएस्ट लेवल पे, जिससे कि वो लार्ज अनइमेजिनेबल डिस्प्यूट ना बन जाए। लार्जर रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारी जुडिक्शन में अब ग्रीवियंस रिड्यूसर मैकेनिज्म आ गई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट में, जो कि आप इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 9C के अंदर पढ़ेंगे उसके बारे में। क्या है ग्रीवियंस रिड्यूसर कमिटी, जब उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 9C के अंदर है, इसका जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन होते हैं तब हम रिड्यूसर कमिटी सेटअप करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ इंडिविजुअल और ग्रीवियंस। कंपोजिशन क्या होगी, अब ये पीवाईक्यू में पूछ लेता है कि मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, नॉट एक्सीड 6। रिप्रेजेंटेशन इक्वल नंबर होने चाहिए हमारे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब वर्कमैन और एम्प्लॉयर का। जब कोई भी अगर वुमेन एम्प्लॉय वर्किंग है तो उसमें एटलीस्ट वुमेन कोटा एक मेंबर होना चाहिए हमारी कमेटी में। चेयरपर्सन, एक ईयर हमारा एम्प्लॉय रहेगा, एक ईयर हमारा वर्कमैन रहेगा, ये अल्टरनेटिव चलता है। टाइम लिमिट, इस टाइम लिमिट क्यों दी, क्योंकि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट एजेंसी में बहुत पेंडिंग रहता है, तो उन्होंने बोला कि प्रोसीड शैल बी completing within the 30। then come to the voluntary mechanism, मॉडल ऑफ ग्रीवियंस प्रोसीजर। अब ये कमेटी पढ़ी, अब हम मॉडल ऑफ ग्रीवियंस प्रोसीजर पढ़ते हैं, जो कि हमारा 16 ILC 1958 में कोड ऑफ डिसिप्लिन में आया। ठीक है, इनका कहना था नेचुरली है, वॉलेंट्री नॉट अ लॉ। इन्होंने 5 स्टेप दिए थे सीक्वेंस को, जो कि आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट है कि हम सबसे पहले डिपार्टमेंट लेवल, सपोज किसी वर्कर को प्रॉब्लम है, वो जस्ट अपने सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट से कहेगा, और उसको आंसर कितने टाइम में मिल जाना चाहिए, 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर वहां से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जाएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, वहां अपील करेगा, वहां भी आंसर उसे 3 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जाएगा ग्रीवियंस कमेटी के पास, देन अपील करेगा ग्रीवियंस कमेटी को, और वहां पर भी उसको 7 दिन के अंदर आंसर मिल जाना चाहिए। अगर वहां भी नहीं है तो वो जाएगा टॉप मैनेजमेंट के पास, जो कि हमारे CEO, उनके अंदर भी 7 दिन का टाइम दिया जाता है। ये होगा हमारा इंटरनल प्रोसेस। अगर वो अपनी इंटरनल प्रोसेस से भी डिससेटिस्फाइड है, देन वो जाएगा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, वो जाएगा लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट। ओके, जस्ट लाइक दैट। इमीडिएट सुपरवाइजर 48 वर्बल रिप्लाई, वर्कर सबमिट वर्बल कंप्लेन, लोएस्ट लेवल रेजोल्यूशन। अगर वहां से भी नहीं है तो डिपार्टमेंटल हेड जाएगा 3 डे रिटन रिप्लाई, यहाँ पे वर्बल बोला, यहाँ पे रिटन बोला। देन स्टेप 3 में जाएगा ग्रीवियंस कमिटी, कमिटी रिकमेंडेशन, जस्ट रिव्यू डिपार्टमेंट हेड डिसीजन एंड एक्सेप्टेड, देन वो देगा। देन जाएगा टॉप मैनेजमेंट को 7 डे फाइनल इंटरनल डिसीजन, नहीं हुआ तब जाएगा वो एक्सटर्नल एडजुडिक्शन के पास, जब इंटरनल प्रोसेस आपका फेल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, इस सीक्वेंस में कभी कभी पूछ लेगा। देन कम टू द इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट नहीं, इट्स अबाउट द क्रिएटिंग इन्वायरमेंट, मतलब इस तरह का हम इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि हमारा जो रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में रनिंग हो। तो ये क्या है, एक तरह का फोर्स है जो इंडिविजुअल और ग्रुप को कहता है कि आप जो रूल है, रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, उनको जो नेसेसरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको आप फॉलो करिए। इसका डोल नेचर है, इंश्योर करता है कंप्लायंस विद द रूल एंड एज वेल एज ये सेल्फ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एम्प्लॉय भी डेवलप करता है। देन कम टू द टाइप एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। पहला होगा पॉजिटिव डिसिप्लिन, दैट्स टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन। ये आइडियल स्टेट है जिसमें एम्प्लॉय को खुद ही वो विलिंगली सारे रूल रेगुलेशन आपके फॉलो करेगा और बिलीव करेगा कि यस उनकी बेसिस वो मोटिवेट होगा, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिलेगा, प्रेज मिलेगी, क्रिटिसिज्म
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब आपने ये चीज गलत करी, आप इसे राइट करिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, मोरल बिल्डअप करता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप करता है। तो ये क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। देन कम टू द नेगेटिव डिसिप्लिन, इज कॉल्ड द प्यूनिटिव इनफोर्स डिसिप्लिन। ये क्या है, ट्रेडिशनल एम्प्लॉय है। कुछ एम्प्लॉय आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट, कि उनके पेनल्टी ना लग जाए, फाइन ना लग जाए, डिमोशन ना हो जाए, डिसमिसल ना हो जाए, इसलिए वो टाइम से आते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि उनको क्या करें, इन्फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। पॉजिटिव है कि वो विलिंगली फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वाइज एक जरूरी होता है, क्योंकि इनमें मिनिमम कंप्लाइंस जो है वो हमारा जरूरी होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी फोर्स नेगेटिव डिसिप्लिन। देन इनडिसिप्लिन एंड मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट क्या है, जब इंप्लॉय आपके वॉलेट कर दे स्टेब्लिश रूल एंड रेगुलेशन को, जो आपके ऑलरेडी रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जब ब्रेक करता है, तब तो कहते हैं मिसकंडक्ट। ये बिहेवियर, इसी बिहेवियर से हमारा इनडिसिप्लिन जनरेट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कि आपने इनसबऑर्डिनेशन, थेफ्ट, फ्रॉड, हैबिचुअल, बार बार वो एब्सेंस हो रहा है, ड्यूटी को नेग्लिजेंस कर रहा है, बिहेवियर डिसऑर्डर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मिसकंडक्ट। और कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन के कारण क्या है, एम्प्लॉय क्यों करता है इनडिसिप्लिन, कुछ तो वैसे तो कभी कभी तो इंटेंशनली, बट ये बहुत रेयर है, कुछ ना कुछ रीजन तो होते ही हैं। फर्स्ट वन इज द पुअर मैनेजमेंट लीडरशिप, लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन, उनके कोई डायरेक्शन नहीं मिला, किसी उनके साथ फेवरेटिन पार्शियलिटी की जा रही है, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, फेवरेटिज्म फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, लो वेजेस दिए जा रहे हैं, पुअर वर्किंग कंडीशन दी जा रही है, कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। देन कम्युनिकेशन गैप है, रूल पॉलिसी में मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल फैक्टर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली इशू, पर्सनली कन्फ्लिक्ट, सोशल पॉलिटिकल फैक्टर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लाइक यूनियन पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं वो इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे, तो इसी के रीजन हमारे इनडिसिप्लिन। देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पहला है न्यूमो जुडिक्स इंसुसे सा, रूल अगेंस्ट द बायस, नेचुरल जस्टिस है। देन नो वन शुड बी जज ऑन देयर ओन केस, द इंक्वायरी ऑफिसर कैन नॉट बी पर्सन वो कंप्लेन अगेंस्ट द वर्कर। मतलब इन्होंने ये बोला कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है वही पर्सन ही हो सकता जिसके अगेंस्ट में वर्कर कंप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे खिलाफ मेरे स्टूडेंट मेरी कंप्लेन कर रहे हैं और मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हो सकती, तो ये क्या है, रूल अगेंस्ट वाइस, कि जज अपने केस में कोई भी जज नहीं होना चाहिए। अब मेरी रिगार्डिंग कंप्लेन करी हो, मुझसे करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, ये नेचुरल जस्टिस है। ओके, नेमो जुडिक्स इंस्यूसा, रूल अगेंस्ट द बायस। देन रूल 2 है ओडी अल्टरम पैटर्न, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, हियर इज द अदर साइड, ऐसा नहीं है आपने एक साइड सुन ली, आपको दूसरी साइड को भी चांस देना चाहिए। नो वन शुड कंडेम एंड हियर द वर्कर मस्ट गेट ए चांस टू डिफेंड देमसेल्फ, दोनों को, वर्कर को भी चांस देना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। देन रूल 3 स्पीकिंग ऑर्डर, रीजन डिसीजन, the decision must be based on logic and evidence, not just a yes no order, logic evidence के बेसिस पे ये रूल 3 है। फर्स्ट, रूल अगेंस्ट द बायस, रूल ऑफ फेयर हियरिंग एंड रीजन डिसीजन। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये मैकगर्गर हॉट स्टॉप रूल्स है जो पीवाईक्यू में बार बार पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, हॉट स्टॉप रूल क्या होता है इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का। फर्स्ट है, इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया, उन्होंने बोला कि डिसिप्लिनरी एक्शन टू, एक हॉट स्टॉप का एग्जांपल लेके उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। कंपेयर डिसिप्लिनरी एक्शन टू टचिंग ए हॉट स्टॉप, द स्टॉप प्रोवाइड अ परफेक्ट एनालॉजी हाउ डिसिप्लिन शुड बी एनविज्ड। तो उन्होंने बोला 4 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट वन इज द एडवांस burning, just as you can see and feel the heat from stove before you touch it, मतलब उसको टच करने से पहले या फील कर लो कि उसमें हीट आ रही है, तो इसका मतलब कि एम्प्लॉय पहले जान लो रूल एंड कंसिक्वेंसेस। अगर आप इस चीज का कोई भी रूल अगर ब्रेक करोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ये कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मतलब एडवांस वार्निंग है कि जैसे हीट जल रहा है उसको दूर से ही टच करके देखो कि हीट अगर फील हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉय को कि अगर आप ये ब्रेक करोगे तो आपको इसका ये रिजल्ट फेस करना पड़ेगा, ये कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, इज कॉल्ड द एडवांस वार्निंग। देन इमीडिएसी, व्हेन यू टच अ हॉट स्टोव, सपोज करो आपने कुछ गलत किया, तो आपने जस्ट किया तो यू गेट बर्न इमीडिएटली। सिमिलरली डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर मिसकंडक्ट, अगर आपने कोई भी मिसकंडक्ट किया, ठीक है, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हमें एज सून एज पॉसिबल लेना चाहिए, उसके जो एक्ट किया उसके बेसिस पर कंसिक्वेंसेस देना चाहिए। अब इमीडिएसी हो गया। देन थर्ड इज द कंसिस्टेंसी, अब आप ए हॉट स्टोव बर्न एवरीवन वू टच इट, जो हॉट स्टोव बर्न, जो कोई भी इसको करेगा वो बर्न होगा, मतलब जो कोई भी इनडिसिप्लिन करेगा उसको क्या होगा,
उसको ऑफेंस मिलेगा, उसको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, भले ही वो कोई भी हो। तो डिसिप्लिन शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑल एम्प्लॉइंग सेम ऑफेंस, ठीक है, कंसिडर हर किसी के लिए सेम रूल है। देन इम्पर्सनैलिटी, ऑसम डजंट हिट यू, इट जस्ट वन द एक्ट ऑफ टचिंग, ऐसा नहीं है वो पर्सन से हिट कर रहा है, बस आप जिस टाइप का बिहेवियर कर रहे हो, इनडिसिप्लिन कर रहे हो, सिर्फ उसको ही वो हैंडल कर रहा है। इट मतलब ए पर्सन नहीं, डिसिप्लिन शुड बी डायरेक्टेड एज ए एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, नॉट एज ए एम्प्लॉय, है ना, इट शुड बी इम्पर्सनल एंड फेयर। तो ये क्या था, मैगर का हॉटेस्ट ऑफ रूल था। देन अप्रोच ऑफ इंडस्ट्री डिसिप्लिन, क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं इंडस्ट्री, पहला जुडिशियल अप्रोच, लॉजिक रूल इज रूल। ये क्या होता है, अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, लाइक अ पुलिस एंड कोर्ट सिस्टम, ये होगी जुडिशियरी अप्रोच, ठीक है। रिलाई ऑन स्ट्रिक्ट एड्रेस ऑफ, जो लॉ के बेसिस पे ये आपने कोई ऐसा किया जो लॉ में, उससे आपको माफी नहीं मिल सकती। देन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, द एरर इज ह्यूमन, ओके, व्यू ऑफेंडर एज ए ह्यूमन बीइंग, वो देखता है कि यस ये जो है वो एज ए ह्यूमन की तरह देखता है, फोकस करेगा करेक्शन रेदर देन द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट की जगह उनको क्या करेगा, करेक्ट करेगा। ट्रीट द रूट कॉज हेल्पिंग अ वर्कर विद एडिक्शन इशू इंस्टेड ऑफ जस्ट फायरिंग देम, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, उन्हें फायर नहीं करेगा, उनके जो बिहेवियर गलत कर रहा है उनको ही करेक्ट करेगा। देन थर्ड स्टेप प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, ये मोस्ट मॉडर्न अप्रोच है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेनल्टी शुड इंक्रीज ग्रेजुअली, ऐसा नहीं एक साथ आपने हॉट स्टॉप को टच किया और आप बंद हो गए, इन्होंने बोला कि हमें पहले स्टार्टिंग ओरल वार्निंग से करनी चाहिए, देन रिटन वार्निंग, देन सस्पेंशन, देन डिसमिसल। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव द वर्कर मल्टीपल चांस टू करेक्ट देयर बिहेवियर। जस्ट लाइक दैट प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन मॉडल क्या, ओरल वार्निंग दी, वर्बल काउंसलिंग, मैनेजर पॉइंट आउट द मिस्टेक, सजेस्ट करेक्शन, नो एंट्री सर्विस, अभी हमने कुछ रिटन में लिखा, बस हमने उनको करेक्ट किया और उसने सजेस्ट किया। देन रिटन वार्निंग, ए लेटर इज इशू स्टेटिंग मिसकंडक्ट, अब रिटन में हमने लेटर इशू कर दिया, पोटेंशियल कंसिक्वेंस लिखा, अगर ये रिपीट किया तो ये हमारी कॉपी जाएगी आपकी सर्विस फाइल में, ओके, ये रिटन वार्निंग होगी। देन सस्पेंशन विदाउट पे विद सब्सटेंसेस अलाउंसेस, अब हमने एक वेकअप कॉल किया कि अगर आपने इस तरह की हरकत करी तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आपने फाइनेंशियल एंड सोशल हिट फेस करनी पड़ेगी। देन लास्ट डिस्चार्ज एंड डिसमिसल टर्मिनेशन, अब आपने देख लिया कि अगर आपने ये सारी ऊपर की चीजें फेल हो जाती हैं, जब आप क्या करोगे, उन्हें टर्मिनेट करोगे। कैपिटल पनिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री यूज ओनली व्हेन ऑल प्रिविलेजेस प्रोसेस आर फेल्ड एंड ग्रॉस मिसकंडक्ट, थेफ्ट एंड वायलेंस, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। अब देखो हॉट स्टॉप रूल क्या था, फोकस इमीडिएट कंसिक्वेंस, आपने कुछ भी गलत किया तुरंत आपको कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन क्या है, करेक्टिव अपॉर्चुनिटी, उसको बार बार करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। नेचर क्या है, पनिश करो अगर आपने जस्ट वन हुआ है, ठीक है, कंसिक्वेंसेस फेस करो, इसमें डेवलपमेंटल है, वार्न करो पहले। देन ये रिजिड है, सेम वन फॉर एवरी, कंसिस्टेंसी है ना हर किसी के लिए, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, कंसीडर द पास्ट रिकॉर्ड, यस किसने कितनी मिस्टेक करी है उसके बेसिस पे। बेस्ट फॉर सेफ्टी वॉलेशन, टचिंग ए वायर, इनके लिए हॉट स्टॉप बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन किसके लिए, बिहेवियर इशू के लिए, अटेंडेंस कोई लेट आ रहा है उनके बेसिस पे ये फॉलो होता है। देन कम टू द कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958, ये डिस्कस हुआ था 15 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC 1957 में, और रेटिफाइड हुआ था जून 1 1958 से इफेक्ट आ गया 16 ILC में, मतलब डिस्कस हुआ 15 में 57 में और रेटिफाइड हो गया 1958 में, ओके। नेचर क्या है, वॉलंटरी है, नॉन स्टैच्यूटरी है, इट बेस्ड ऑन मोरल सेंशन, किसके बेसिस पे, मोरलिटी की बेसिस पे, कोई लीगल पेनल्टी नहीं है, ये एक जेंटल एग्रीमेंट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड यूनियन, ओके, उन्होंने एक जेंटल एग्रीमेंट है, इसमें कोई लॉ नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है, मेंटेन पीस एंड हार्मोनी इन इंडस्ट्री, शांति बनी रहे, डिस्प्यूट सेटलमेंट कर दे थ्रू द म्यूचुअल नेगोशिएशन, कंसिलिएशन एंड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन टू अवॉइड लिटिगेशन कोर्ट एज मच पॉसिबल, जितना हो सके हम कोर्ट को अवॉइड। इसके 3 पिलर होते हैं, कॉमन ऑब्लिगेशन जो मैनेजमेंट और यूनियन दोनों की होती है। फर्स्ट वन, नो यूनिलेटरल एक्शन विदाउट द, कोई भी हो ना मैनेजमेंट यूनियन बिना नोटिस के वो स्ट्राइक या लॉकआउट पे, वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, यूनियन और मैनेजमेंट लॉकआउट पे नहीं जा सकते। नीड नो रिकॉर्स ऑफ इंटीमेशन बिकवाई गो स्लो टैक्स, कोई भी रिकॉर्स इंटीमेशन जो भी गो स्लो टैक्स पे नहीं जाएगा। दे विल अवॉइड लिटिगेशन, सिट टुगेदर, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि दोनों एक साथ बैठो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दे विल इस्टेब्लिश द ग्रीवियंस प्रोसीजर, ओके। देन मैनेजमेंट ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट क्या है, नॉट टू इंक्रीज वर्कलोड, बिना एग्रीमेंट के आप वर्कलोड नहीं बढ़ा सकते, और नॉट टू सपोर्ट और एनकरेज एनी अनफेयर, कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं कर सकते। टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, ग्रीवियंस रिड्रेसल, जो भी ग्रीवियंस है उनको रिकॉग्नाइज द यूनियन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, ये होगा। यूनियन ऑब्लिगेशन है, इंगेज इन फिजिकल ड्यूरेस ऑन रोज टाइम, नॉट टू नेग्लेक्ट ड्यूटी डैमेज प्रॉपर्टी, और टू डिस्करेज अनफेयर प्रैक्टिस लाइक नेग्लिजेंस ऑफ
ड्यूटी। ठीक है, ये तीनों के लिए हमारे कॉमन, मैनेजमेंट एंड यूनियन ऑब्लिगेशन, ये 3 पिलर है हमारे इंडस्ट्रियल कोड ऑफ डिसिप्लिन। सिग्निफिकेंस क्या है? पहला है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। बिफोर दिस देयर वाज नो स्टैंडर्ड रूल, कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं हुआ। कोड ने प्रोवाइड किया स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि यूनियन को 15% मेंबरशिप चाहिए रिकॉग्नाइज होने के लिए। सेकेंड है मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप ग्रीवियंस मैकेनिज्म डिपार्टमेंट टू एचओडी कम डायरेक्टली फ्रॉम द कोड। इसी से ही कोड ऑफ डिसिप्लिन से ही हमारा ग्रीवियंस प्रोसीजर मॉडल आया हुआ है, तो इसलिए सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। देन प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आपने कोई भी इनडिसिप्लिन किया तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। फर्स्ट वन इज द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट फाइंडिंग टू सी इफ ए केस एग्जिस्ट। पहले देखो एक्चुअल में फाइंडिंग करो कि एक्चुअल में है भी या नहीं है। ठीक है, देन इशू चार्ज शीट, फॉर्मली इन्फॉर्म द वर्कर। अब हमें क्या करना, वर्कर को इन्फॉर्म करो कि यस आपके रिगार्डिंग हमें ये सारे इनडिसिप्लिनरी पाई गई है। देन सस्पेंशन ऑप्शनल, इफ ए वर्कर माइट टेम्पर विद एविडेंस सस्पेंड देम पेंडिंग इंक्वायरी। अगर आपको लग रहा है कि उनके एविडेंस के बेसिस पे वो अग्री नहीं है तो उनको सस्पेंड करो और उनकी इंक्वायरी को और पेंडिंग मतलब अच्छे से इंफॉर्मेशन को गैदर करो। देन एक्सप्लेनेशन, वर्कर को भी टाइम दो कि वो रिप्लाई करें उस चार्जशीट का। देन नोटिस ऑफ इंक्वायरी, अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, सेटिंग ए डेट ऑन टाइम। अब आपने इंक्वायरी ऑफिसर कर दिया, उसके बेसिस पे उसने क्या किया, इंक्वायरी रिकॉर्ड करी, एविडेंस करी, क्रॉस एग्जामिनेशन करे। देन इंक्वायरी रिपोर्ट, द ऑफिसर गिव अ फाइंडिंग गिल्टी। अब ऑफिसर देखेगा कि यस जो वर्कमैन है वो गिल्टी है, नॉट गिल्टी है। कम्युनिकेशन रिपोर्ट, सेंडिंग अ कॉपी टू वर्कर फॉर कमेंट। अवॉर्ड पनिशमेंट, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा पेनल्टी बेस्ड ऑन द मिसकंडक्ट बिहेवियर। तो ये प्रोसीजर जस्ट लाइक दैट। तो प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग हो गया, देन इशू चार्जशीट करी, फॉर्मेलिटी, देन सस्पेंशन ऑफिसर है, अगर टेम्पर हो गया एविडेंस तो उसे सस्पेंड करो पेंडिंग इंक्वायरी में। देन एक्सप्लेनेशन, वर्कर इज गिवन टाइम टू रिप्लाई टू दे। देन नोटिस, मतलब अगर पाएगा तो उसे सस्पेंड करके जब इंक्वायरी पेंडिंग करो। नोटिस ऑफ इंक्वायरी, अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, देन कंडक्टिंग इंक्वायरी, देन इंक्वायरी रिपोर्ट, कम्युनिकेशन रिपोर्ट, देन अवॉर्ड। देन पेनल्टी एंड पनिशमेंट, टाइप ऑफ पेनल्टी हमारी माइनर पेनल्टी होती है, एक मेजर पेनल्टी होती है। माइनर पेनल्टी क्या होगी, जो कि हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में दी गई, सेंसर, मतलब आपने वार्निंग दे दी, आपने फाइन दे दिया, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लिमिट, विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट, जो कि हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में। तो ये क्या हो गया, आपने इंक्रीमेंट को होल्ड करके रखा, ये माइनर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी या डिसमिसल, आपने रिमूव कर दिया सर्विस से फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन कर दिया आपने, सिंपल सेपरेशन ऑफन विद बेनिफिट, डिमोशन कर दिया, रैंक और ग्रेड को डाउन किया। देन स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन एंड केसेस लॉ क्या है। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, सब्सटेंसेस अलाउंसेस, आपको पता है एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर हम पढ़ेंगे सब्सटेंसेस अलाउंस। इनका क्या है, अगर वर्कर को आप सस्पेंड कर दो पेंडिंग, अगर आप कोई डोमेस्टिक इंक्वायरी पेंडिंग है, ठीक है, तो अगर आप उन्हें सस्पेंड कर रहे हो तो आप उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। द वर्कर इज सस्पेंडिंग पेंडिंग ए डोमेस्टिक इंक्वायरी, दे कैन नॉट वर्क एल्सवेयर, क्योंकि वो कहीं और काम तो नहीं कर सकते, तो उनके सर्वाइव करने के लिए एम्प्लॉय को कुछ पोर्शन ऑफ देयर वेजेस देना पड़ेगा। अभी PYQ में पूछ लेता है, अगर 90 डेज तक है तो वर्कर को कितना देना पड़ेगा, 50% ऑफ वेज दे वर ड्रॉइंग इमीडिएटली बिफोर द सस्पेंशन, 50% वेजेस देना पड़ेगा। अगर आफ्टर 90 डेज 33 मंथ्स के बाद, अब उसको कितना पड़ेगा, 75% ऑफ वेजेस। कंडीशन क्या है, जब डिले हो रहा है कंपनी डिसिप्लिनरी प्रोसीजर नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड टू कंडक्ट ऑफ वर्कमैन से रिलेटेड से डिले नहीं हो रहा, मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है, तब उसे 75% वेजेस देना पड़ेगा। डिस्प्यूट, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रेट, अगर कोई रिगार्डिंग रेट के साथ कोई डिस्प्यूट है तो अब वो कहा जाएगा लेबर कोड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये हो गया हमारा सब अलाउंसेस। प्रोटेक्टेड वर्कमैन, द सील, प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट हो गया है तो उस टाइम पे यूनियन लीडर आर वल्नरेबल टू विक्टिमाइजेशन बाय मैनेजमेंट, गिव द स्पेशल आर्मर, मतलब अब वहां पे डिस्प्यूट हो रहा है तो पेंडेंसी में क्या है, प्रोटेक्टिव वर्कमैन कौन होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रोटेक्टिव वर्कमैन क्या होता है, वर्कमैन हु इज ऑफिस वियर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कनेक्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट। जो ऑफिस वियर होते हैं ना, वो हमारे जो जब हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक्ट, उसके अंदर हमने ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जब हम रजिस्टर कराते हैं उसके अंदर हम ये ऑफिस वियर बारे पढ़ेंगे, तो ये हमारे प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं। तो जब पेंडेंसी चल रही होती है तब हम इन्हें कहीं ना कहीं एक स्पेशल आर्मर प्रोवाइड कराते हैं। देन न्यूमेरिकल रूल क्या है, अगर याद करें, 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉय, जितने भी वर्कमैन है उसका सिर्फ 1% टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन है। लेकिन याद रखना चाहिए कि मिनिमम जो होते हैं कम से कम 5
और मैक्सिमम 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और टोटल का 101%। 5 से कम नहीं होने चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 1% टोटल वर्कमैन हो। तो अगर आपका 1% सपोज करो 120 है तो आपका 100 ही होंगे, ठीक है। अगर आपका 4 है तो आपका 5 होंगे, तो ये 1% है। प्रिविलेज क्या है? नॉर्मल वर्कर एम्प्लॉय कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द प्रोटेक्टेड वर्कमैन। तो अब आपने देख लिया कि जैसे नॉर्मल वर्कर के साथ जैसे वो अगेंस्ट कोई भी डिस्चार्ज पनिश करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड वर्कमैन के साथ आप एक्शन नहीं ले सकते बिना एक्सप्रेस रिटन परमिशन ऑफ ऑथेंटिक डिस्प्यूट इज पेंडिंग, ठीक है। बिना रिटन परमिशन के आप उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते जो 1% वर्कमैन है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द प्रोटेक्टेड वर्कमैन। देन नॉर्मल वर्कमैन को ओनली नीड अप्रूवल, सिर्फ अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन प्रोटेक्टेड वर्कमैन की एम्प्लॉय नीड पनिशमेंट, मतलब प्री फैक्टो, ओके। देन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिफोर 1965 एंड इंडिविजुअल वर्कर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्सटेंसेस अलाउंस, प्रोटेक्टेड वर्कमैन स्टैट्यूटरी है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्कर ग्रीवेंस वाज नॉट है इंडस्ट्री डिस्प्यूट, ओके। पहले ये मान के चलो जो इंडिविजुअल ग्रीवेंस है वो क्या है? इंडस्ट्री डिस्प्यूट नहीं है जब तक यूनियन और कुछ नंबर ऑफ वर्कर का सपोर्ट ना मिल जाए। तो सेक्शन 2A अमेंडमेंट में हमारा क्या कहता है कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट एंड इंडस्ट्री डिस्प्यूट इवन विदाउट द यूनियन सपोर्ट। इंडिविजुअल डिस्प्यूट एज ए इंडस्ट्री डिस्प्यूट कब है? कब बन जाएगा वो? जब इंडस्ट्री डिस्प्यूट कब बन जाएगा बिना यूनियन सपोर्ट के? कब? इट अप्लाई ओनली टू डिस्प्यूट रिलेटेड टू डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेसमेंट में जो मेजर पेनल्टी एंड टर्मिनेशन, इनके बेसिस पे वो क्या बन जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बना। टाइम लिमिट क्या है? द वर्कमैन मस्ट टेक एप्लीकेशन टू लेबर कोर्ट टर्मिनल आफ्टर 45 डे ऑफ डिसमिसल बट बिफोर 3 ईयर। तो यहाँ पे क्या करता है? कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? 15 दिन के बाद, 45 दिन के बाद आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो और 3 साल से पहले। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिस्प्यूट। देन इंपोर्टेंट केस एंड लॉ कभी कभी पूछ लेता है। तो लैंडमार्क जज इन डिसिप्लिन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा। इसमें क्या? लेड डाउन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूजेड। तो यहाँ पे जो था यूनियन इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा था, ये किसके बेसिस पे था? नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे था, ओके। देन हमारा वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर वर्सेस रबर को वर्सेस मैनेजमेंट। इंटरप्रेट सेक्शन 11A इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट रूल ट्रिब्यूनल हैज अ पावर टू रीवैल्यूएट एविडेंस रिड्यूस पनिशमेंट इनटू हाफ। तो यहाँ पे क्या बोला? जब ये केस आया था तो इन्होंने बोला कि यह ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि उसको द्वारा से रीवैल्यूएट करे और जो उनका पनिश है, अगर लगता है आपको बहुत हार्श पनिश दे दिया तो उनको मिनिमाइज करे, उनको रिड्यूस करे। देन थर्ड है बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा। एक्सपेंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं इसने क्या किया? इंडस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया। इसमें हॉस्पिटल, क्लब अंडर द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट अलाउ द एम्प्लॉय टू फाइल अ ग्रीवेंस। अगर ये भी हॉस्पिटल है, क्लब है, तो ये भी ग्रीवेंस को फाइल कर सकते हैं। देन कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप मुझे बताइए, अंडर सेक्शन 9C इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशिंग एम्प्लॉय। कितने, अगर आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी सेटअप करनी है तो कितने एम्प्लॉय आपकी कंपनी में होने चाहिए? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 20 और मोर वर्कर, ओके। देन कम टू द अरेंज ऑफ स्टेप डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। अब अरेंज करो इसे, कैसे करोगे? करो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ए चार्ज, ओके। देन डी क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। पहले उनको चार्ज करो, फिर उनको एक्सप्लेनेशन करो, फिर उनके साथ इंक्वायरी करो, देन उनको पनिश करो। तो पनिश शुड बी अ लास्ट ऑप्शन। तो आप ऐसे भी छांट सकते हो, ठीक है। चार्ज सीट फर्स्ट, पनिशमेंट इज लास्ट। अंडर मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर अपील ऑफ हेड डिपार्टमेंट मस्ट बी मेड। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हम, जैसे एक क्लेडर है, आपने अपने डिपार्टमेंट या सुपरवाइजर को विद इन 48 आवर्स में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को विद इन 3 डेज के अंदर कर सकते हैं, ओके। देन वो प्रोवाइड द हॉट स्टॉप रूल्स। आपको पता है डॉगलेस मैकग्रेगर ने डिफाइन किया था। देन द कोड ऑफ डिसिप्लिन वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? 1958 में हुआ था। अभी मैंने आपको पढ़ा था 1957 में 15 ILC में उसको रिकमेंडेड किया था, डिस्कस किया था, 1958 में रेटिफाइड किया था, ओके। देन सब्सटेंस अलाउंस फर्स्ट 90 डे आपको कितना परसेंटेज मिलता है वेजेस का? 50% है। अगर आप 90 डे से एक्सटेंड जाते हैं तो अब आपको 75%। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रीवेंस रिड्यूसल कमिटी शैल नॉट एक्सीड 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। देन ग्रीवेंस अराइजिंग फ्रॉम रॉन्ग परसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप रॉन्ग परसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो कौन सा होगा? इमेजिनरी ग्रीवेंस। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टम पैटर्न डेमोस्ट्रेट इंक्वायरी
मीन्स तो क्या है, नो वन शुड बी जज इन ऑन केस, नो, क्योंकि ये क्या था हमारा दूसरा था, नो वन कंडेम अनहियर, डिसीजन मस्ट बी फास्ट, रूल ऑफ लॉ, तो नो वन कंडेम अनहियर, ओके, ये होगा। देन विच अथॉरिटी हैज द पावर ऑफ इंटरफेयर पनिशमेंट इफ डिसअप्रोप्रिएशन, अगर कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है, अगर आपने पनिशमेंट उसको इंटरफेयर, पनिशमेंट में इंटरफेयर किसके पास पावर है, जब आपने उसको अच्छे से प्रपोर्शनेट नहीं किया। तो आपको पता है लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था कि वो उसको रीवैल्यूएट करते हैं। देन चेयरपर्सन ऑफ ग्रीवियंस रिड्यूस कमिटी शैल बी इलेक्टेड रोटेशन बेसिस ऑफ 1 ईयर, हर 1 ईयर अल्टरनेटिव चलता है। Then, in which case did the Supreme Court hold the termination of probation is not a retrenchment? मतलब कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन को होल्ड कर रखा था, जो कि रिट्रेचमेंट नहीं था? तो कौन सा था हमारा मिस बोरा केस था, ठीक है। बेंगलोर वाटर सप्लाई केस क्या था, आपको याद होना चाहिए, बेंगलोर वाटर सप्लाई केस था जिसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन को और एक्सटेंड किया। Then which of the following not a principle of nature justice? Rule against the bias, rule right of hearing, decision in 24, ये नहीं है। ये तीन तो थे ना, रूल अगेंस्ट बायस था कि अपना केस आप खुद नहीं हैंडल कर सकते, आपको सुनना है, देन रीजन डिसीजन। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू डोमेस्टिक इंक्वायरी, कौन सा स्टैंडर्ड प्रूफ है जो रिक्वायर है डोमेस्टिक, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नो, एब्सोल्यूट प्रूफ नो, ये है हमारा जब हमें प्रोबेबिलिटी होती है जब उस टाइम पे, ओके। देन अंडर मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर वर्कर नॉट सेटिस्फाइड विद एचओडी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब एचओडी से भी नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, ग्रीवियंस कमिटी के पास जाएगा। देन सेक्शन इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट डील विद द प्रोटेक्टेड वर्कमैन, कौन सा इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है, आई थिंक ये हमारा सेक्शन 33 है, ओके। सब्सटेंस अलाउड आफ्टर 90 डे इनकी 75% ओनली, वर्कर रिक्वेस्ट नो, डिले नॉट ड्यू टू द वर्कर, मैनेजमेंट अग्री, ऑलवेज अग्री, नो, डिले हो रहा है पर वर्कर के कारण नहीं हो रहा, मैनेजमेंट या कोर्ट के कारण हो रहा है जब आप ट्रेड करते हो। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन अलाउड इन एनी एस्टैब्लिश, मैंने आपको बताया मैक्सिमम 1% तो टोटल का होता है, ठीक है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 से कम नहीं होनी चाहिए, तो हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है 100। कंफ्यूज यहाँ पे लोग हो जाते हैं, 1% ऑफ टोटल लगाते, तो आपको इसका क्लियर होना चाहिए। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन रिक्वायर्ड, मिनिमम क्या है आपका 5, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंसीडर ऑफ मिसकंडक्ट अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर, कौन सा नहीं है, ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन, इनसबऑर्डिनेशन, थेफ्ट, तो ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन, आपको पता है लेट अटेंडेंस भी मिसकंडक्ट है, थेफ्ट भी, इनसबऑर्डिनेशन, ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रहे हो वो कहाँ से मिसकंडक्ट हो गया। देन इफ देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपॉइंटमेंट लेटर एंड स्टैंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या है, ये क्या है हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या प्रिपेयर करता है, ओके। टाइम लिमिट ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन टू अप्लाई लोअर ग्रेड अंडर द सेक्शन 2A, क्या टाइम लिमिट है अप्लाई कर सकता है, तो हम मुझे ऐसा लगता है टाइम लिमिट है आपकी मतलब मैक्सिमम 3 इयर्स तो होने ही चाहिए, टाइम लिमिट है उसकी 45 डेज से लेके आपका जो स्टार्ट होता है आपका लेबर कोर्ट में, नॉट मोर देन। सेक्शन 2A इंडस्ट्रियल अप्लाई डिस्प्यूट रिलेटेड टू वेज बोनस, क्या है, टर्मिनेशन डिस्प्लिनर, टर्मिनेशन एंड डिस्प्लिनर, ओके। ये अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे डिस्प्यूटेड ग्रीवियंस रिड्यूसर कमिटी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, कब होगा, जब ऑलरेडी उस कंपनी में वुमेन एम्प्लॉयड होंगी जब भी होगा, ओके। मैच द वर्क कमिटी ग्रीवियंस कमिटी, आपको पता है जो अगर नंबर माने तो वर्क कमिटी में हमारे कितने होते हैं 100, ग्रीवियंस कमिटी में कितना होता है 20, ओके। और हाँ जो मैक्सिमम नंबर होंगे वर्क कमिटी में वो 20 होंगे और ग्रीवियंस कमिटी में हमारे कितने होंगे 6 होंगे, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा लास्ट पे वाई क्यू, ओके। देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।